हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे IBPS RRB क्लर्क मेंस कंप्यूटर अवेयरनेस के बेस्ट 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर। इसके पहले वाले सेशन में हमने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो 40 क्वेश्चन पूछे गए थे IBPS RRB क्लर्क मेंस में, उसके बारे में बताया। अगर आपने वो सेशन ना देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जहां पर प्रीवियस ईयर में जो 40 क्वेश्चंस पूछे गए उनका लेवल क्या रहा, और उस लेवल से अगर हम कंपैरिजन करें तो इसका लेवल एक लेवल ऊपर ही होगा, क्योंकि हर बार एग्जाम का लेवल जो है वो अप हो रहा है। और ऐसा हम लोग ने IBPS RRB PO मेंस के पेपर में भी देखा। लेकिन कंप्यूटर में ये गारंटी है कि आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं, और कैंडिडेट्स करते भी हैं। अगर आपने कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर लिया तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो काफ़ी बेटर होगी, और आप 100% इंश्योर कर पाएंगे अपने सिलेक्शन को। वरना कई सारे कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट में ही लटक कर रह जाते हैं और इंतजार करते हैं फिर एक साल का कि कब मेरा नंबर आएगा। तो बिल्कुल कंप्यूटर देखिए, अगर हम क्लर्क लेवल पर बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते। जैसे RRB PO में थोड़े से इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन RRB क्लर्क की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इन डेप्थ पूछे जाते हैं। इसका मतलब कि आपको इन डेप्थ में पढ़ना होगा, तभी आप यहाँ पर फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाएंगे। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन डेप्थ में कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, क्योंकि टाइम कैंडिडेट के पास में बहुत कम होता है, खास तौर पे कंप्यूटर सब्जेक्ट को देने के लिए। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स और भी हैं, आपको GA भी पढ़ना है, रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है, या फिर इंग्लिश और हिंदी में भी आपको अपनी एक कमांड बनानी होती है। तो कंप्यूटर को लेकर हमने आपके लिए सिर्फ 35 क्लासेस में पूरे कोर्स को कंपाइल कर दिया है। यानी अगर आप ये 35 आवर्स सिर्फ कंप्यूटर को देते हैं तो ये गारंटी है कि इसके बाहर आपका एक क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये 100% इंश्योरेंस है कि अगर आप ये 35 क्लासेस को अच्छे से देखते हैं और PDF से रिवाइज करते हैं एग्जाम से पहले, तो आप यहाँ पर फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाएंगे। इस बैच की बात करें, ये जो ड्रीम बैच है, इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज समझाया गया है, क्वेश्चंस करवाए गए हैं, कॉन्सेप्ट समझाया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको हर एक सेशन की PDF भी दी गई है। और साथ में आपको एक ऐसा कैप्सूल भी दिया गया है, कंप्यूटर कैप्सूल, जो आप एग्जाम में जाने से पहले अगर 1 घंटा अगर आपके पास में हो तो आप जरूर इसको रिवाइज करिएगा, जिससे कि आप सारे कॉन्सेप्ट को विद इन 1 आवर अच्छे से रिवाइज करके एग्जाम में जा पाएं। बाकी इस बैच को कैसे ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन को लेकर आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको मेल आएगा, जिसके थ्रू सारी वीडियो सारी PDF आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर बेस्ट 50 क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनका लेवल कैसा होगा। हैव अ लुक। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और साथ ही साथ 50 क्वेश्चन में से आपने कितना स्कोर किया ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। व्हाट ट्रांसलेट IP एड्रेस इनटू मैक एड्रेस? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस में जब हम बदलते हैं तो इस प्रोसेस को, इस ट्रांसलेशन को क्या बोला जाता है? लॉजिकल एड्रेस, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, बर्न्ड इन एड्रेस, या फिजिकल एड्रेस? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? वेरी गुड। और यहां पर IP एड्रेस को मैक एड्रेस में बदलना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ARP यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की। तो याद रखिएगा, कभी भी IP इंटू मैक आए तो आंसर होगा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन जस्ट रिवर्ट करके भी एग्जाम में पूछते हैं कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो आंसर होगा ये IP एड्रेस को मैक एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट।
ये लेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, ओएसआई मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा रहा है कि किस लेयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे या होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे। देखिए होस्ट का मतलब होता है सर्वर, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर्वर टू सर्वर कनेक्टिविटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? नेटवर्क लेयर, सेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या नन ऑफ दीज? क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड, और करेक्ट आंसर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर हमेशा एंड टू एंड कनेक्टिविटी और होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर वो लेयर है जिसमें आपकी टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल भी काम करती है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल ये किस लेयर में आती है, तो आंसर क्या होगा? ट्रांसपोर्ट लेयर में आती है। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, द फिजिकल एड्रेस ऑफ ईच मशीन इज प्रोवाइडेड बाय विच लेयर इन एन ओएसआई रेफरेंस मॉडल। कह रहा है ओएसआई मॉडल यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की अगर हम बात करें तो फिजिकल एड्रेस ये किस लेयर में आता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल एड्रेस को हम क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अब आप फटाफट मुझे बताइए कि मैक एड्रेस मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस लेयर की होती है ओएसआई मॉडल में? वेरी गुड, सेकेंड लेयर यानी डेटा लिंक लेयर की। तो आंसर यहां पर क्या होगा? सेकेंड वन, डेटा लिंक लेयर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ गए? तो देखिए क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है, अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत आसानी से आप इनके आंसर्स को कर पा रहे होंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, which of the following feature in MS Excel lets you to record a sequence of keystroke and play them again when required? कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा फीचर है MS Excel का जो रिकॉर्ड करता है सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक्स को, यानी जो रिकॉर्डिंग में काम आता है, एंड प्ले देम अगेन व्हेन रिक्वायर्ड, और जब रिक्वायरमेंट होगी तो उस वीडियो को, उस स्ट्रोक्स को दोबारा से वो प्ले करके दिखा देगा। तो ऐसे फीचर को क्या बोलते हैं? फॉर्मेट पेंटर, मैक्रो, पाइवट टेबल, रैप टेक्स्ट या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर यहां पर आपका बनेगा मैक्रोस। मैक्रोस आपका सभी में यूज होता है, एमएस वर्ड में भी है, एमएस एक्सेल में भी है, एमएस पावर पॉइंट में भी है। याद रखिएगा इसका इस्तेमाल रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कभी भी क्वेश्चन में रिकॉर्डिंग दिया हो, की स्ट्रोक्स रिकॉर्ड करने की बात की जा रही हो, तो आंसर मैक्रोज होगा। एक क्वेश्चन और भी बनता है कि मैक्रोज किस लैंग्वेज की मदद से बनाए जाते हैं, तो आंसर होगा वीबी, विजुअल स्क्रिप्ट की मदद से यहां पर मैक्रोज को बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय गूगल? अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि गूगल ने भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है, उसका नाम बताइए। जैसे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, पीएचपी, वैसे ही आपको बताना है कि गूगल के द्वारा डेवलप की गई कौन सी लैंग्वेज है? रूबी, जावा, गो, हास्कल या फिर ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर यहां पर होगा गो। गूगल से ही लिया गया है, दैट इज गो इज द करेक्ट आंसर। देखिए दो ऐसी लैंग्वेजेस हैं बेसिकली जो गूगल के द्वारा डेवलप की गई हैं। पहला है गो, दूसरी है डार्ट। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में दिया जा सकता है, कोई भी ऑप्शन वहां पर हो सकता है। तो गो एंड डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गूगल के द्वारा डेवलप की गई है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोसॉफ्ट एंटी मैलवेयर दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस, मैलवेयर एंड स्पाईवेयर? आपको माइक्रोसॉफ्ट के एंटी मैलवेयर का नाम बताना है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वायरस, मैलवेयर और स्पाईवेयर के अगेंस्ट। डिफेंडर, कैस्पर स्काई, आउटलुक, मैकेफी या ऑल ऑफ दीज? इनमें से क्या रहने वाला है सही जवाब, बताइए। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोटेक्शन है इसे बोला जाता है बिट डिफेंडर। क्या बोला जाता है? बिट डिफेंडर। और यहां पर करेक्ट आंसर आपका बनेगा दैट इज डिफेंडर इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is a small piece of text data sent by a web server and stored on the client computer by the web browser? बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है इट इज अ स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट डेटा, ये बहुत छोटा सा टेक्स्ट डेटा का एक पीस है, सेंड बाय अ वेब सर्वर, जो सर्वर सेंड करता है, और स्टोर होता है वो क्लाइंट कंप्यूटर पर यानी ब्राउजर पर। इसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड कुकीज। इसे कुकीज बोलते हैं। तो यानी इस क्वेश्चन से आपने कई सारी बातों को भी सीखा होगा कि कुकीज टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में होती है। दूसरा पॉइंट, कुकीज को सेंड कौन करता है? तो सर्वर। स्टोर कहां पर होती है? तो ब्राउजर और क्लाइंट में कुकीज को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस सीरीज इज रिजर्व्ड बाय IANA फॉर प्राइवेट यूज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है आईपी एड्रेस का प्राइवेट यूज वाला आईपी एड्रेस बताइए। यानी इस क्वेश्चन को हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट आईपी एड्रेस कौन सा होता है, इसमें से आपको बताना है। तो 72 है, 192 है, 16 है, 177 है, या नन ऑफ दीज है। देखिए सिर्फ पहली वाली ऑक्टेट को देखकर आप बता सकते हैं कि प्राइवेट आईपी एड्रेस कौन सा होता है, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो याद रखिएगा प्राइवेट आईपी एड्रेस सिर्फ 3 होते हैं। पहला, जिसकी शुरुआत 10 से हो, तो यहां पर 10 से शुरुआत वाला कोई है क्या? नहीं है। दूसरा, जिसकी शुरुआत 172 से हो, तो ऐसा कोई ऑप्शन गिवन है जिसकी शुरुआत 172 से हो? तो बिल्कुल ये भी ऑप्शन में नहीं है। 72 तो है लेकिन 172 नहीं है। और तीसरा होता है जिसकी शुरुआत 192 से हो। तो यहां पर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसकी शुरुआत 192 से हो रही है? बिल्कुल है, दैट इज सेकेंड वन। तो आंसर आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस के केस में क्या होगा? 192.168.0.0। समझ में आया? इसका मतलब आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहला, प्राइवेट आईपी एड्रेस के केस में 10, 172 या 192, इन तीनों में से कोई भी दिया हो तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा प्राइवेट आईपी एड्रेस के केस का। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेयर 1 नेटवर्किंग डिवाइस? इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो लेयर 1 नेटवर्किंग डिवाइस की कैटेगरी में आती है? इसका मतलब जो OSI मॉडल में लेयर 1 यानी फिजिकल लेयर पर काम करती है, ऐसी डिवाइस कौन सी है? फायरवॉल, हब, स्विच, राउटर या मॉडेम? तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल लेयर पर 2 डिवाइसेस काम करती हैं। पहली है हब और दूसरी है रिपीटर। कौन कौन सी? हब एंड रिपीटर वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर दैट इज ट्रीटेड एज द फर्स्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। तो अब यहां पर हब गिवन है, बिल्कुल गिवन है। रिपीटर गिवन है, नहीं गिवन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हब हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, Ubuntu, Gentoo, CentOS operating system are the popular distributed of dash operating system। कह रहा है ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, ये किसके वर्जन है? Ubuntu किसी का वर्जन है, Gentoo ऑपरेटिंग सिस्टम, Cent ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब किसी के वर्जन है। किसके हैं? लाइनेक्स, मैक, एंड्रॉइड, विंडोज या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा लाइनेक्स, जो कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी के आपके वर्जन है Ubuntu, Gentoo एंड Cent ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर आर नोन एज। ये बोल्ड जो आप करते हैं किसी टेक्स्ट को, या इटैलिक करते हैं या रेगुलर करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट इफेक्ट या ऑल ऑफ दीज? वेरी गुड। और यहां पर सही आंसर होगा फॉन्ट स्टाइल। याद रखिएगा ये सब स्टाइल हैं, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर। तो आंसर होगा फर्स्ट वन। नेक्स्ट, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बोस, इनग्रेव आर नोन एज। अब ये सब क्या है? फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट इफेक्ट, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट इफेक्ट या ऑल ऑफ दीज? वेरी गुड। और यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा फॉन्ट इफेक्ट है, यानी फर्स्ट इज द वैलिड आंसर। सॉरी, that is second is the valid answer, font effect. Next, the header and footer command is located
ऑन द डैश टैब। कह रहा है जो कोई भी फाइल होती है आप जानते हैं उसका एक हेडर होता है और एक फुटर होता है, जहां पर बेसिकली पेज नंबर भी हम लोग डालते हैं। तो हेडर में हेडिंग होती है और फुटर में पेज नंबर। तो द हेडर एंड फुटर कमांड इज लोकेटेड, ये कहां पर लोकेटेड होते हैं? होम में, इंसर्ट टैब में, व्यू हेडर में, टाइटल में, या ऑल ऑफ दीज में? तो बहुत ही कॉमन है, इंसर्ट में ये होते हैं। तो आंसर होगा सेकंड, दैट इज इंसर्ट टैब। नेक्स्ट, इट इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू एमएस एक्सेल ऑफर्ड बाय गूगल। कह रहा है एमएस एक्सेल का कोई एक ऑल्टरनेटिव है जो गूगल इस्तेमाल करता है। तो गूगल का एक्सेल शीट जैसे ही एक शीट है, उसे हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड गूगल शीट। तो आंसर होगा सेकंड, दैट इज द गूगल शीट ऑफ गूगल। माइक्रोसॉफ्ट का एमएस एक्सेल और गूगल का क्या हो गया? गूगल शीट। नेक्स्ट देखिए, एमएस एक्सेल फाइल कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सपोर्टेड एज। एक्सेल की जो फाइल है वो किसमें एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, वो किसमें ओपन नहीं हो सकती? पीडीएफ में हो सकती है, एक्सेल की फाइल को पीडीएफ में बदला जा सकता है। टेक्स्ट फाइल में यानी नोटपैड की फाइल में बिल्कुल बदला जा सकता है। एक्सेल की फाइल को टेक्स्ट यानी नोटपैड की फाइल में भी बदला जा सकता है। पीपीटी में बिल्कुल नहीं, एमएस एक्सेल की फाइल को पीपीटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये आपका गलत होगा, जबकि सीएसवी भी बिल्कुल वैलिड है। तो थर्ड पीपीटी यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनता हुआ। नेक्स्ट देखिए, हाउ डू यू डिस्प्ले करेंट डेट ओनली इन एमएस एक्सेल? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे कैंडिडेट गलत करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है। तो हाउ डू यू डिस्प्ले करेंट डेट इन एमएस एक्सेल? एक्सेल में जो करेंट डेट है उसको डिस्प्ले करने के लिए किस फंक्शन का यूज करते हैं? डेट, टुडे, नाउ, टाइम, या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा टुडे फंक्शन का यूज करते हैं करेंट डेट के लिए। अब आप कहेंगे कि सर इसमें कंफ्यूजन क्या है? देखो कंफ्यूजन ये है कि अगर यहां पर करंट डेट और टाइम लिखा होता क्वेश्चन में तो आंसर हो जाता नाउ, यानी नाउ फंक्शन का यूज करते हैं करंट डेट और टाइम दोनों को डिस्प्ले करने के लिए, जबकि सिर्फ करंट डेट को डिस्प्ले करने के लिए टुडे फंक्शन का यूज करते हैं। और इसी कंफ्यूजन की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोनों पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, करंट डेट और टाइम नाउ हो जाएगा, करंट डेट के लिए टुडे हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो? व्हाट डज काउंट ए फंक्शन डू? कह रहा है ये काउंट ए फंक्शन क्या काम करता है? देखिए काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल, यानी सभी कुछ काउंट करके देना। तो एक्सेल में काउंट ए फंक्शन का यूज किया जाता है सब कुछ काउंट करने के लिए, लेकिन बस नॉन एम्प्टी सेल होनी चाहिए। यानी नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी का मतलब कि उसमें कुछ होना चाहिए। अगर कुछ भी होगा तो काउंट ए क्या करेगा? उसको काउंट करके और शो कर देगा। तो आंसर यहां पर क्या होगा? काउंट्स द नॉन एम्प्टी सेल। नॉन एम्प्टी सेल को ये काउंट करता है, दैट इज कॉल्ड काउंट ए। नेक्स्ट, एक्सेल डिस्प्ले द करंट सेल एड्रेस इन डैश। एमएस एक्सेल में जो सेल एड्रेस होता है वो कहां पर दिखता है? और इस क्वेश्चन का आंसर भी कैंडिडेट अक्सर गलत करते हैं। बताइए सेल एड्रेस कहां पर दिखता है एक्सेल में? फॉर्मूला बार में, स्टेटस बार में, नेम बॉक्स, टाइटल बार, या फिर ऑल ऑफ दीज? कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर लगाकर आते हैं फॉर्मूला बार, क्योंकि उनको लगता है एड्रेस, और एड्रेस तो फॉर्मूला बार में ही दिखेगा। बिल्कुल नहीं, दैट इज कॉल्ड नेम बॉक्स। क्या आंसर होगा यहां पर? नेम बॉक्स होगा। जो एड्रेस होता है सेल का वो कहां पर शो होता है? नेम बॉक्स में। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस? इनमें से ऐसा कौन सा सेल रेफरेंस है जिसे हम एब्सोल्यूट की कैटेगरी में रखते हैं? तो एब्सोल्यूट वाला वो सही होता है जिसमें एक से ज्यादा डॉलर साइन आपको मिलते हैं। तो अगर एक या एक से ज्यादा डॉलर साइन मिल रहे हैं तो दैट इज कंसीडर्ड एज द एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो आप समझ गए होंगे आंसर कौन सा है। सेकंड इज द वैलिड वन, $A $1 is the correct answer. Next, which of the following sequence that a microprocessor follow?
माइक्रो प्रोसेसर एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, इनमें से ऐसा कौन सा सीक्वेंस है जिसे माइक्रो प्रोसेसर फॉलो करता है? फैच डिकोड एग्जीक्यूट, फैच एग्जीक्यूट डिकोड, डिकोड फैच एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट डिकोड फैच, या नन ऑफ दीज? तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू सबसे पहले फैच करता है इंफॉर्मेशन को, फिर उसको डिकोड करता है और फिर इस इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट करने के बाद इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो यानी 4 स्टेप होते हैं बेसिकली, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। यहां पर 3 स्टेप पूछे गए हैं, तो फर्स्ट यहां पर वैलिड आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ASCII स्टैंड्स फॉर क्या है? ASCII वैल्यू होती है कंप्यूटर में, आप जानते होंगे, हर एक स्पेशल नंबर की, हर एक डिजिट की, हर एक नंबर की एक ASCII वैल्यू होती है। दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दैट इज द करेक्ट वन। तो फर्स्ट यहां पर आपका वैलिड आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द आर्किटेक्चर इज पावर एफिशिएंट? कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा आर्किटेक्चर है जो काफी पावरफुल है, जो काफी एफिशिएंटली काम करता है? तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो आर्किटेक्चर की कभी भी कंप्यूटर में बात की जाएगी तो याद रखिएगा कि वो जो आर्किटेक्चर होगा वो माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर होगा। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब होता है माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर के 2 ही आर्किटेक्चर होते हैं, एक सिस्क और एक रिस्क, जिसे हम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो सिस्क और रिस्क, अब इन्हीं दोनों में से आपका सही आंसर होगा जो पावर एफिशिएंट है। तो आंसर होगा रिस्क इज अ पावर एफिशिएंट। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर ये ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है और इसी का यूज आजकल के कंप्यूटर्स में देखने को भी मिलता है। तो रिस्क है तो इस इश्क है ना, ये एक डायलॉग आपको जरूर याद होगा। तो बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? रिस्क। नेक्स्ट, द जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI माइक्रो प्रोसेसर। यहां पर देखो क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है कि VLSI किस जनरेशन पर बेस्ड है, या माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन का पार्ट है, या VLSI माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन का पार्ट है। तो आंसर यहां पर क्या होगा? दैट इज 4th जनरेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये किसका पार्ट है? 4th जनरेशन का पार्ट बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड। कह रहा है किस जनरेशन में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ। और यहां पर भी आंसर आपका क्या होगा? 4th जनरेशन, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर की ये कैपेबिलिटी होती है कि वो टाइम शेयरिंग करे, वो रियल टाइम पे टास्क को कर पाए और डिस्ट्रीब्यूटेड भी कर पाए। तो दोनों ही केस में आंसर आपका क्या होगा? 4th जनरेशन इज द वैलिड वन। नेक्स्ट देखिए, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर द कैरेक्टर डैश इन ASCII इज, यानी ये जो आपको कैरेक्टर यहां पर देखने को मिल रहा है, इस कैरेक्टर का ASCII वैल्यू क्या होगी? बताइए, 31, 32, 33, 34 या नन ऑफ दीज? तो एक्सक्लेमेटरी मार्क की अगर हम बात करें तो इसकी ASCII वैल्यू क्या होती है? 33 होती है। याद रखिएगा एग्जाम में 33, 34, 35 इनकी ASCII वैल्यू भी पूछी जाती हैं। तो ये जो आपका आंसर है ये क्या है? 33। तो अब यहां पर हमने समझाने के लिए सभी लिख दी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 ये एक्सक्लेमेटरी पॉइंट को शो करता है, 34 डबल कोटेशन को शो करता है, 35 नंबर साइन को शो करता है जिसे हैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और 36 डॉलर साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपकी ASCII वैल्यू हो गई किसकी? एक्सक्लेमेशन पॉइंट की या एक्सक्लेमेशन मार्क की, डबल कोटेशन की, नंबर साइन की और डॉलर साइन की। तो इनमें से ही क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो इन चारों पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज? कह रहा है हाई लेवल लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं होती है? तो हाई लेवल लैंग्वेज होती कौन सी है? जैसे C++, जावा, C#, ये सब आपकी हाई लेवल है। फॉरट्रैन हाई लेवल है, साइम्यूला,
स्मॉल टॉक, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज़ हम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए करते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज का मेन फीचर क्या होता है? ये मशीन कोड होती है? बिल्कुल नहीं। ये 0-1 के फॉर्म में तो नहीं होती, ये इंग्लिश के फॉर्म में होती है, इसीलिए से हाई लेवल बोलते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल सही बात है, दीज आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये लैंग्वेजेस काम करती हैं। इंटरैक्टिव एग्जीक्यूशन, करेक्ट है। यूजर फ्रेंडली होती हैं, वेरी ट्रू। तो आंसर यहां पर जो गलत है वो कौन सा है? मशीन कोड के फॉर्म में ये नहीं होती, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज ये होती है आपकी मशीन कोड के फॉर्म में, जिसे हम फर्स्ट जनरेशन की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, फर्मवेयर इज स्टोर्ड इन, कह रहा है फर्मवेयर कहां पर स्टोर होता है? कैश मेमोरी में, रैम में, एक्सटर्नल, रोम या ऑल ऑफ दीज? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को ही फर्मवेयर बोलते हैं, तो आंसर क्या होगा? जब भी फर्मवेयर गिवन होगा तो आंसर क्या होगा? रोम होगा। तो फोर्थ इज द वैलिड वन। तो ये तो बिल्कुल भी गलत आपसे नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने आ चुका है। नेम द यूनिवर्सल गेट, यानी यहां पर कुछ गेट के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन गेट्स में से कौन सा गेट आपका यूनिवर्सल है। देखिए, दो ही गेट आपके यूनिवर्सल होते हैं, एक नॉर गेट और एक एन एंड गेट। ये दो गेट आपके यूनिवर्सल होते हैं। तो क्या यहां पर नॉर गिवन है? नहीं। क्या एन एंड गेट गिवन है? बिल्कुल। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट वन इज द वैलिड वन। नेक्स्ट देखिए, एन ऑल्टरनेटिव ऑफ जावा स्क्रिप्ट ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म इज, कह रहा है जिस तरीके से जावा स्क्रिप्ट है वैसे ही इसका अल्टरनेटिव एक और है। वो अल्टरनेटिव क्या है आपको नाम बताना है। वीबी स्क्रिप्ट, ASP.NET, JSP, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? तो आंसर होगा इसका वीबी स्क्रिप्ट। तो द एन अल्टरनेटिव ऑफ जावा स्क्रिप्ट ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए क्या होगा? वीबी स्क्रिप्ट, जिसे विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इन 1999 द मेलिसा वायरस वॉज अ वाइडली पब्लिसाइज्ड, बहुत ही खास है मेलिसा वायरस और ये अरबी क्लर्क को काफी पसंद है। तो पूछा जा रहा है कि 1999 में मेलिसा वायरस देखा गया, ये किस लिए फेमस है? ये एक ईमेल वायरस है, ये मैक्रो वायरस है, ये ट्रोजन वायरस है, टाइम बम है या ऑल ऑफ दीज है? तो याद रखिएगा, यहां पर करेक्ट आंसर आपका होगा दिस इज एन ईमेल वायरस। ये मेल वायरस के नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड मेलिसा वायरस। और किस ईयर में देखा गया? 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस इंस्टॉल्ड, एक बार इंस्टॉल किया जाता है, विच कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स इज यूज्ड टू गेन रिमोट एक्सेस टू एंड कंट्रोल ओवर अ कंप्यूटर और सिस्टम? ये आपके कंप्यूटर के ओवरऑल एक्सेस ले लेता है, यानी पूरी कंट्रोल ले लेता है। जैसे ही आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, ये आपके कंप्यूटर या मोबाइल फोन का पूरा कंट्रोल ले लेगा। पूरे कंट्रोल का मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है, जो एडमिन राइट्स हैं, इसको ये टेक ओवर कर लेता है। तो इस तरीके के वायरस को, इस तरीके के मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है। रूट किट, पेनिट्रेशन टेस्ट, वायरस, लॉजिक बॉम्ब या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर यहां पर होगा रूट किट। तो रूट किट की मदद से हम किसी भी फोन, किसी भी कंप्यूटर के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस को ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीड ओनली डिस्क, ऐसी कौन सी डिस्क है जिसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, जिस पर लिखना पॉसिबल नहीं, जिसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं? DVD-R, DVD-ROM, DVD-RW या CDR या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा रीड ओनली मेमोरी, दैट इज कॉल्ड DVD-ROM, विच इज ओनली अ रीड ओनली डिस्क। तो सेकंड यहां पर आपका वैलिड आंसर बनता हो। नेक्स्ट देखिए, नेम द एप्पल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, एप्पल के स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। स्प्रेडशीट मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट का स्प्रेडशीट है MS एक्सेल, वैसे ही एप्पल की स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सी है? फिगर, लोटस 123, विसी कैल्सी, गूगल स्प्रेडशीट या नंबर्स? करेक्ट आंसर यहां पर होगा नंबर्स। तो एप्पल के स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? नंबर्स है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाउड प्लेटफॉर्म बाय माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है वो कौन सा है?
Azure, AWS, Cloudera, all of these या none of these? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर यहां पर होगा Azure। ये है आपके माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, ईथरनेट यूजेस डैश टाइप ऑफ टोपोलॉजी, यानी ईथरनेट किस तरीके की टोपोलॉजी का यूज करता है? बस, स्टार, रिंग, ट्री या मैश? तो ईथरनेट के केस में जो टोपोलॉजी यूज होती है वो है आपकी बस टोपोलॉजी। तो आंसर होगा फर्स्ट वन इज द वैलिड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर इज इन्वेंटेड बाय, लेजर प्रिंटर की खोज किस कंपनी के द्वारा की गई थी? इंटर, जीरोक्स, सोनी, एचपी या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा जीरोक्स। लेजर प्रिंटर की जो इन्वेंशन है ये किस कंपनी के द्वारा किया गया था? तो आंसर है जीरोक्स के द्वारा। ये वही कंपनी है जिसने मैक एड्रेस को फाइंड आउट किया, यानी मैक एड्रेस की जो फाउंडर कंपनी है वो भी आपकी जीरोक्स है। साथ में GUI का कॉन्सेप्ट जिसने दिया वो भी जीरोक्स है। और आप ये भी कह सकते हैं कि बिटमैप इमेज का जिसने कॉन्सेप्ट दिया वो भी जीरोक्स है। तो इन सभी केसेस में आपका आंसर क्या होगा? जीरोक्स इज द वैलिड वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स DBMS? इनमें से कौन सा ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है? तो आंसर है MySQL इज एन ओपन सोर्स DBMS। जबकि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल ये सब आपके पेड हैं। और जबकि फ्री के केस में जो जाना जाता है वो कौन सा है? MySQL है। नेक्स्ट देखिए, नेम द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन का नाम बताइए। देखिए ये याद रखिएगा क्योंकि अब ये हाल ही में बदलाव हुआ है। अभी तक बिग सर के नाम से जाना जाता था और अब नया आ चुका है, बिग सर का भी लेटेस्ट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका है, दैट इज कॉल्ड मॉन्टरी। दैट इज कॉल्ड मॉन्टरी। तो यानी फर्स्ट वन यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है? जिसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 12 के नाम से जाना जाता है। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 11 जो कि बिग सर था, अब उसके बाद नया आ चुका है, दैट इज मॉन्टरी। नेक्स्ट देखिए, नेम द इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। आपको उस डिवाइस का नाम बताना है जो इंटर नेटवर्किंग के तौर पर यूज होती है। तो देखिए नेटवर्क में सारी डिवाइसेस तो आपकी नेटवर्किंग डिवाइस है, जबकि सिर्फ एक डिवाइस ऐसी है जो इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। और वो कौन सी है? बिल्कुल सही, दैट इज राउटर इज ट्रीटेड एज द इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। नेक्स्ट देखिए, नेम द फाउंडर ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? देखिए कंपनी तो आपको पता ही होगा कि एंड्रॉयड कंपनी के द्वारा ही बनाया गया था इसको। इसके पीछे जो पर्सन थे वो कौन थे? एंडी रूबिन, निक सीड्स, रिच माइनर, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर रोल रहा है वो रहा है मिस्टर एंडी रूबिन का, लेकिन इसके साथ में निक सीड्स और रिच माइनर, इन तीनों ने मिलकर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज इज द वैलिड वन। एंडी रूबिन, निक सीड्स, रिच माइनर। एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में एंड्रॉयड के फाउंडर कौन से नहीं हैं। तो यहां पर हो सकता है आपको कोई ऐसा नाम भी मिल जाए जो कि यहां नहीं मेंशन है। तो ये तीन ही आपके एंड्रॉयड के फाउंडर होते हैं। तो इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बैंकिंग के एग्जाम्स में। क्लियर है? तो IBPS का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, IEEE 802.3 कह रहा है ये जो IEEE 802.3 स्टैंडर्ड है ये किसका स्टैंडर्ड है? टोकन बस, ईथरनेट, टोकन रिंग, वॉइस डेटा ट्रांसमिशन या नन ऑफ दीज? तो 802.3 ये डिनोट करता है किसको? ईथरनेट को डिनोट करता है। तो आंसर होगा सेकंड वन। जबकि टोकन बस 802.4 है, टोकन रिंग 802.5 है और ईथरनेट 802.3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केबल यूज इन 10 बेस टी? 10 बेस टी के कॉन्सेप्ट में कौन सी केबल का यूज किया जाता है? तो 10 बेस टी बेसिकली ये आपकी जो केबल है ये ट्विस्टेड पेयर केबल को ही 10 बेस टी के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा? जब कभी भी एग्जाम में 10 बेस टी आपको मिल जाए तो याद रखिएगा दैट इज ट्विस्टेड पेयर केबल। नेक्स्ट,
दिस केबल कैरी डेटा सिग्नल इन फॉर्म ऑफ लाइट। कह रहा है ये जो केबल है ये डेटा सिग्नल को लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करती है, यानी काफ़ी हाई स्पीड है इसकी। तो ऐसी कौन सी केबल है जो हाई स्पीड केबल होती है? कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक, ट्विस्टेड पेयर, ईथरनेट या ऑल ऑफ दीज? वेरी गुड, और करेक्ट आंसर यहां पर होने वाला है फाइबर ऑप्टिक केबल कैरी डेटा सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच एमंग देम हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट वायरलेस सिक्योरिटी। कह रहा है इनमें से सबसे ताकतवर जो वायरलेस सिक्योरिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? WEP, WPA, WPA2, WPA3 या ऑल ऑफ दीज? WEP इसकी फुल फॉर्म है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। और WPA की फुल फॉर्म होती है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। जबकि स्ट्रॉन्गेस्ट जो आपकी वायरलेस सिक्योरिटी है वो कौन सी है? WPA3 है। तो आंसर होगा लास्ट वन यानी फोर्थ वन इज द करेक्ट वन। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि विच अमंग देम हैज द लीस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वायरलेस सिक्योरिटी, तो आंसर हो जाएगा वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, यानी फर्स्ट वन हो जाएगा लीस्ट के केस में, और स्ट्रॉन्गेस्ट के केस में कौन सा हो गया? WPA3। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, वाईफाई फ्रीक्वेंसीज आर क्लासिफाइड इन। कह रहे जो वाईफाई की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं इनको कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है? तो आंसर है 2 टाइप्स में, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी को क्लासिफाई किया गया है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ इज दी वैलिड वन। इसको याद रखिएगा कि वाईफाई की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं इसकी जो रेंज होती है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज के बीच में हो सकती है। तो दैट इज दी वैलिड वन। नेक्स्ट देखिए, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क स्टोर हाउ मच डेटा। जो 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें कितना डेटा स्टोर हो सकता है? 1.44 KB, 1.44 MB, 1.44 GB, 1.44 बाइट या फिर नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा 1.44 MB इज द करेक्ट आंसर। तो जो 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें 1.44 MB डेटा स्टोर हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, इन हार्ड डिस्क डेटा इज स्टोर्ड इन। हार्ड डिस्क में डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, या फिर कह सकते हैं कहां पर स्टोर होता है? तो हार्ड डिस्क में बेसिकली होता क्या है, ट्रैक और सेक्टर्स होते हैं। तो हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर होता है वो सेक्टर्स में होता है। किस में होता है? सेक्टर्स में। तो आंसर यहां पर क्या होगा? फर्स्ट वन इज द वैलिड वन। और साथ ही साथ मेरा एक क्वेश्चन आपसे और भी है कि हार्ड डिस्क की स्पीड को किस में नापा जाता है? फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए, हार्ड डिस्क की स्पीड को किस में मेजर किया जाता है? वेरी गुड, करेक्ट आंसर है RPM, रेवोल्यूशंस पर मिनट में। किस में? रेवोल्यूशंस पर मिनट में। नेक्स्ट देखिए, इंस्ट्रक्शंस रिटन इन रोम आर कॉल्ड। रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, मैलवेयर या ऑल ऑफ दीज? वेरी गुड, अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि रोम में जो इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं उनको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड फर्मवेयर। तो इंस्ट्रक्शंस रिटन इन रोम आर कॉल्ड एज फर्मवेयर इज द वैलिड वन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, कैपेसिटर इज यूज्ड इन। कह रहा है कैपेसिटर का इस्तेमाल किस में करते हैं? स्टैटिक रैम में, डायनेमिक रैम में, SD रैम के केस में, SSD रैम के केस में या DDR के केस में? तो कैपेसिटर का यूज हम लोग किस में करते हैं? डायनेमिक रैम के केस में, यानी वो रैम जो हमारे कंप्यूटर्स में लगी होती है वो डायनेमिक रैम होती है, और वहीं पर कैपेसिटर्स भी देखे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि कैपेसिटर्स का यूज कहां पर करते हैं? डायनेमिक रैम के केस में। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द फास्टेस्ट मेमोरी। इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सबसे फास्टेस्ट है, जो सबसे तेज है? SRAM, DRAM, SSD, CD या DVD? तो फास्टेस्ट मेमोरी के केस में हमने आपको बताया है कि सबसे पहले तो आप रजिस्टर ढूंढेंगे। क्या रजिस्टर है यहां पर? नहीं है, आगे बढ़ जाइए। सेकंड केस में आप कैशे मेमोरी ढूंढेंगे। क्या कैशे है यहां पर? नहीं है, आगे बढ़ जाइए।
फिर हमने आपको बताया है रैम ढूंढिए। क्या रैम है यहाँ पर? बिल्कुल है। फर्स्ट और सेकंड केस दोनों में रैम है, तो यानी आंसर या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। अब आपको बताना है कि एस रैम आपकी ज़्यादा फास्ट होती है या डी रैम। तो बिल्कुल सही आपने पहचाना, एस रैम इज कॉल्ड एज द फास्टेस्ट रैम। तो आंसर आपका हो जाएगा स्टैटिक रैम। बिल्कुल करेक्ट है, समझ में आ गया। तो दैट्स ऑल अबाउट दी बेस्ट 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, इनका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ क्लर्क के पेपर में बहुत जरूरी है कि आप इन डेप्थ पढ़ें एक बार, क्योंकि देखो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन इजी नहीं आएगा ये भी डैम श्योर है। बहुत इन डेप्थ जाकर क्वेश्चन को पूछेंगे, और ये तभी पॉसिबल है कि आप कंप्यूटर में बिल्कुल फुल आउट ऑफ फुल स्कोर लेकर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। जब मैं एनालिसिस कर रहा हूँगा तो आप कहेंगे कि सर फुल आउट ऑफ फुल करके आए हैं। हो सकता है एक या दो क्वेश्चन आपसे स्किप हो जाएं, लेकिन आप बिल्कुल फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे, इसकी गारंटी भी मेरी है। तो बस फटाफट से एक बार आप ड्रीम बैच को ज्वाइन कर लीजिए, फिर आप बिल्कुल कह पाएंगे 2 से 3 लेक्चर्स देखने के बाद ही आपको ये इंश्योर हो जाएगा कि आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। और अगर आप सोचिए कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल या 97% भी ले आते हैं, तो आप कितने अच्छे से कवर अप कर पाएंगे अपने पेपर को, राइट? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में सेशन को जरूर शेयर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।